स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या विदेश में बैठा एक रईस आदमी हिंदुस्तान के विपक्षी नेताओं का हैंडलर है? अमेरिका में बैठा एक अरबपति क्या नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के काम में लगा हुआ है? क्या न्यूयॉर्क में बैठकर एक बिजनेसमैन नई दिल्ली की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है? हिंदुस्तान की संसद चल ही नहीं रही है। आजादी के बाद पहली बार राज्यसभा के सभापति यानी हमारे देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ मोशन लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब से हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीते हैं, उनकी पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना चुकी है। उसके बाद से एक ऐसा इकोसिस्टम दिन रात काम पर लगा है जो एंटी हिंदू है, एंटी मोदी है। अगर आप इस इकोसिस्टम के डायलॉग, इनकी विचारधारा, इनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ेंगे और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के बयानों को सुनेंगे तो डिट्टो सेम टू सेम एक एक पॉइंट मैच हो जाएंगे। जब जब मोदी चुनाव जीतते हैं, राहुल गांधी अडानी अडानी करते हैं। दरअसल इस कहानी का अगला हिस्सा क्या होगा? क्या संसद बिल्कुल नहीं चलेगी या राहुल गांधी के दिमाग में इस वक्त ना मोदी हैं ना अडानी हैं, प्लान कुछ और है? और क्या इस प्लान बनाने वाला भी कोई और ही है? मोदी का मजाक उड़ाना राहुल को महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। कितना महंगा पड़ता है? जितनी बार राहुल ने मोदी का मजाक उड़ाया, उतनी बार चुनाव में क्या पाया? पहले टी शर्ट, फिर मास्क, फिर मुखौटा और अब झोला। क्या सच में मोदी को टक्कर दे पाएगा राहुल और राहुल की पार्टी का सियासी स्टंट वाला टोला? या फिर राहुल करते रह जाएंगे मोदी के खिलाफ सिर्फ झोला वाला हो हल्ला? राहुल जब जब मोदी को बदनाम करते हैं, तब तब बुरा अंजाम ही भुगतते हैं। राहुल जब जब मोदी का मजाक उड़ाते हैं, खुद ही पॉलिटिकली मजाक बनकर रह जाते हैं। राहुल जब भी मोदी को टारगेट करते हैं, जब जब मोदी के खिलाफ सियासी स्टंटबाजी करते हैं, तब तब राहुल गांधी मुंह की ही खाते हैं। राहुल फिर भी गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। मोदी के खिलाफ कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हुए जा रहे हैं। हर रोज सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा के 33वें दिन राहुल काला बैग लेकर आए, काले झोले को खुद भी कंधे में टांगा, प्रियंका को भी पकड़ाया। फिर प्रियंका ने भी काले झोले को लहराया और शुरू हो गया कैमरे पर एक नया सियासी ड्रामा। हंसी ठहाके लगे, बैग के डिजाइन का जिक्र हुआ और राहुल काले बैग में क्यूटनेस ढूंढने लगे। काफी क्यूट है, देखो। डिजाइन ये किसने किया? डिजाइन काफी क्यूट है, देखो। डिजाइन ये किसने किया? डिजाइन राहुल का कौन सा सांसद कैसे बैग लटकाएगा, किस एंगल से फोटो खिंचवाएगा, पूरी प्लानिंग के साथ सबकी ड्रेस रिहर्सल हुई। दूसरा एंगल भी सही है। हाँ सही है, सही है सर। अब वो वाला एंगल, दूसरा एंगल भी सही है। हाँ सही है, सही है सर। अब वो वाला एंगल। ऐसी सियासी स्टंट की कोरियोग्राफी और इसके कोरियोग्राफर राहुल ही होते हैं, प्रियंका ही होती हैं। वो खुद कैमरे पर यह बात कबूल करते हैं। प्रोटेस्ट में आप लीजिए, फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊँ। प्रोटेस्ट में आप लीजिए, फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊँ। हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। और इसी के बाद राहुल के डिक्टेशन पर, प्रियंका के डिक्टेशन पर मोदी के खिलाफ काले झोले वाले टोले को काम पर लगा दिया जाता है। फुल वॉल्यूम में शोर शराबे और हंगामे वाला स्टंट शुरू हो जाता है। मगर क्या मोदी के खिलाफ ऐसी स्टंटबाजी से राहुल और राहुल की पार्टी को फायदा होता है या फिर भारी घाटा हो जाता है? राहुल और राहुल की पार्टी ने जब जब मोदी को बदनाम करना चाहा, तब तब कैसे नुकसान उठाया, यह भी देख लीजिए। खुद राहुल गांधी के एग्जाम्पल से समझिए। पहला उदाहरण है साल 2014 का, जब राहुल गांधी ने मोदी की तुलना हिटलर से की थी। हिंदुस्तान को चौकीदार नहीं चाहिए, यह स्क्रिप्ट पढ़ी थी। और हिटलर सोचता था कि जनता में कोई ज्ञान नहीं, सबका सब ज्ञान हिटलर के भेजे में है।
वो सिर्फ बोलता है, वो कहता है, जनता को कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फैशन है आजकल भाई, कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है। ये एक सोच है कि भाई मुझे चौकीदार बना दो और भ्रष्टाचार चला जाएगा। बहुत चौकीदार देखे हिंदुस्तान ने, बहुत चौकीदार देखे। अंग्रेजों ने भी चौकीदारी की थी, उठा के फेंक दिया हमने उनको। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं है। गरीबों से जमीन चोरी करना चौकीदारी होती है? हाँ, इसको भैया चोरी कहते हैं, चौकीदारी नहीं कहते हैं। 10 साल पहले मोदी की चौकीदारी का मजाक उड़ाना, मोदी को हिटलर बताना राहुल को बहुत भारी पड़ गया। कांग्रेस 44 सीटों के साथ डबल डिजिट में सिमट गई, सिर्फ 9% का स्ट्राइक रेट हासिल कर पाई। बीजेपी 65% के स्ट्राइक रेट से 282 सीटों पर पहुंच गई। 2014 की गलती से राहुल ने कोई सबक नहीं लिया। 2019 में उससे बड़ा ब्लंडर कर दिया। तब राहुल ने मोदी को चौकीदार चोर है कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। रफाल घोटाले में मोदी का नाम फिट करके बार बार चोर चोर रिपीट किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। लेकिन जब 2019 के नतीजे आए तो उस चुनाव में भी मोदी का मजाक उड़ाना, मोदी को बदनाम करना राहुल को बहुत महंगा पड़ गया। मोदी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत में आ गए। 69% के स्ट्राइक रेट से 303 पर पहुंच गए। राहुल 12% के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 52 तक ही पहुंच पाए। राहुल ने न 14 से सबक लिया, न 19 से सबक लिया, 24 में भी वही गलती दोहरा दी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की जो सीरियस इमेज बनी थी, 24 के लोकसभा चुनाव में राहुल के नॉन सीरियस बिहेवियर ने उसे भी डेंट पहुंचा डाला। संविधान वाली लाल डायरी दिखा दिखाकर 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त खटाखट फटाफट बैक टू बैक झूठ फैलाकर, सियासी स्टंट कर राहुल ने लोकसभा में अपनी सीटें तो बढ़ा ली, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी। राहुल के पॉलिटिकल करियर का ग्राफ देखें तो साल 2004 से 2024 तक यानी 20 सालों के सफर में राहुल गांधी 93 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हर बार एक ही गलती रिपीट किए जा रहे हैं। राहुल की हार वाली ये पूरी लिस्ट पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। ये लिस्ट बता रही है कि मोदी का मजाक उड़ाना राहुल को महंगा पड़ता है। बावजूद इसके राहुल कभी चेहरे पर मास्क लगाकर स्टंट करते हैं, कभी मोदी की नकाब वाली रील की शूटिंग करते हैं, तो कभी काले झोले और अपनी पार्टी के टोले के साथ एंटी मोदी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। यहाँ जिस प्रकार से नाटक किया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा, यह शोभनीय नहीं है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके। कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी और ही वांट्स टू बी समथिंग एल्स। यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा है और यहाँ कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि आपको जब मन करे बैग लेकर आ जाए, आपको जब मन करे मुखौटा पहन के आ जाए, आपको जब मन करे यहाँ टी शर्ट और यहाँ पर स्टिकर लेकर आ जाए। दिस इज नॉट अ फैशन शो गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। और अब तो नौबत ये आ गई है कि खुद इंडी अलायंस वाले भी कहने लगे हैं राहुल में अब वो बात रही नहीं है। इंडी अलायंस अभी से राहुल का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगा है और सबने एक ही नाम लिया है। लीडर के तौर पर राहुल के रिजेक्शन और ममता बनर्जी के सिलेक्शन का मन बना लिया है। और ये बातें छुप छुपा कर नहीं हो रही हैं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस को जताने से नहीं हो, ममता को दो। तो ममता जी को जो दिया जाए, हाँ दे दे। इंडिया ब्लॉक में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ पार्टी है, बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के साथ हमारे सबके बहुत मधुर संबंध है। चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे साहब हो,
कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और कांग्रेस के पास पार्लियामेंट में ज़्यादा सांसद चुनकर आए हैं, ये अगर सही है, फिर भी अगर देश में इंडिया ब्लॉक का फिर एक बार हमको ताकत खड़ी करनी है तो सबको एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। चाहे शरद पवार जी हो, चाहे ममता जी हो, लालू जी, अखिलेश जी, उद्धव ठाकरे साहब, शायद नवीन पटनायक भी उसमें आ सकते हैं, नवीन बाबू भी आ सकते हैं। तो हम सब बात करेंगे, चर्चा चल रही है, आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क चल रहा है। राहुल इन दिनों संसद के बाहर जिस तरह के स्टंट्स कर रहे हैं, वो ऐसे स्टंट्स पहले भी कर चुके हैं। वीडियो बनाने से लेकर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने तक मास्क, बैग और नकाब वाली पॉलिटिक्स के चक्कर में राहुल खुद ही कई बार बेनकाब हो चुके हैं और हर बार उन्हें नुकसान ही हुआ है। राहुल संसद भवन में ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर खेतों में ट्रैक्टर चलाते दिखे। कभी राहुल बाइक मैकेनिक बन गए, कभी कुली की भूमिका में दिख गए, कभी कारपेंटर बन गए। ये सारे प्रयोग राहुल ने पिछले कुछ सालों में किए हैं। ये सब के सब राहुल के कैमरे वाले स्टंट थे। राहुल के हर स्टंट में टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे, मगर इन स्टंट से राहुल को कुछ व्यूज तो मिल गए, चुनाव में वोट नहीं मिले। थैंक यू। और अब राहुल एक और नई फिल्म लेकर आए हैं। इस बार राहुल किराने की दुकान में दुकानदार की भूमिका में नजर आए हैं। ओके, एक नई रील की शूटिंग करके आए हैं। हेलो, टमाटो केचप ये वाली आगे जा। यानी जब वो संसद के भीतर होते हैं तो अपने साथियों के साथ शोर शराबा करके संसद का वक्त जाया करते हैं। जब वो संसद के बाहर होते हैं तो कभी अपने सांसदों को मोदी का नकाब पहनाकर कैमरे पर एक्टिंग करवाते हैं, कभी अपने पार्टनर्स को संसद की सीढ़ियों पर हाथों में काला बैग पकड़ाकर उस पर मोदी की फोटो लगाकर जोर जोर से नारे लगवाते हैं। कभी अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए प्रधानमंत्री पर हमला करवाते हैं, दिन रात हंगामा करवाते हैं, खुद भी माहौल बनवाते हैं, प्रियंका गांधी से भी माहौल बनवाते हैं, बार बार एक ही गलती दोहराते हैं और दोनों मिलकर के संसद न चलने के लिए कसूरवार मोदी को ही ठहराते हैं। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अड़चन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। मोदी के खिलाफ राहुल की शोर शराबे वाली ये पॉलिटिक्स कांग्रेस के इकोसिस्टम को तो रास आती है, लेकिन इंडी अलायंस के बाकी पार्टनर्स को अब समझ में आ गया है कि राहुल के इस एंटी मोदी स्टंट में कोई दम नहीं है। इसलिए राहुल को हटाकर ममता को लाने में ही भलाई है। प्रश्न है कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा है, और अब सब जगह सब घटक दलों से इंडिया ब्लॉक के ये मांग हो रही है कि ममता बंदोपाध्याय जी से कोई बढ़िया और नेता नहीं है जो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। उनका प्रदर्शन आप देखें, यदि कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट देखें तो उनका सक्सेस रेट कांग्रेस का केवल 10% है। आप ममता जी को देखें तो उनका 70% स्ट्राइक रेट है बीजेपी के विरुद्ध जीतने का। उन्होंने इंडिया ब्लॉक खड़ा किया था और उनसे बढ़िया और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। इसी कारण से वरिष्ठ लोग, भीष्म पितामह भारतीय राजनीति के पिता तुल्य शरद पवार जी ने ये बात कही, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से आई, अब लालू जी भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं।
तो यह लोग समझते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ना है तो उसके लिए अगर सबसे बढ़िया क्षमतावान कोई व्यक्ति है तो ममता बंदोपाध्याय हैं। देखिए, ये बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है, जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। हम फिर एक बात बोल रहे हैं, देश में कोई लीडर नहीं है जो ममता दी का जो पास्ट हिस्ट्री है लड़ाई करने के लिए उसका नजदीक भी आए। सोचिए 4 जून के नतीजे आने के 190 दिनों के भीतर 99 सीट वाली कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। सब 29 सीट जीतने वाली टीएमसी की ममता बनर्जी के लिए बैटिंग करने लगे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह विपक्षी खेमे में राहुल गांधी की कमजोर लीडरशिप ही है, जिससे विपक्ष की दूसरी पार्टियां अब छुटकारा पाना चाह रही हैं। आपस में इनकी नोक झोंक चल रही है। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी का सम्मान नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी वहीं बैठ करके उनके बड़े नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को इंडी अलायंस का नेता नहीं मानते, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस का नेता मानते हैं। यहां तक कि उनके बहुत बड़े नेता रामगोपाल यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि इंडी गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जाए। हमारे नेता राहुल गांधी नहीं है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया कि मल्लिकार्जुन जी नेता है। ठीक उसी प्रकार टीएमसी ने बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने, हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने। और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम पर मोहर लगा दिया है कि क्यों ना ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और कुछ नेता हैं जैसे शिवसेना उद्धव जी, उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आज यहां पर ये काले सफेद नीले बैग पकड़ने से अच्छा है कि राहुल गांधी जी पहले अपने पोजीशन को पकड़े हुए हैं कि नहीं, इस विषय पे खुलासा होना चाहिए। मुद्दा चाहे अडानी का रहा हो या चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड न दिए जाने का हो, राहुल हर बार मोदी को टारगेट करने का बहाना ढूंढते हैं। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों के बाद भी तो यही हुआ। राहुल की पार्टी अपनी करारी हार पर नए बहाने ढूंढने लगी। कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके उसे मोदी का एजेंट डिक्लेयर करने लगी। लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने भी सबूतों के साथ कह दिया है कि वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़ों में कोई असमानता नहीं पाई गई। दोनों का मिलान करने के बाद भी एकदम सटीक परिणाम आए हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इस तरह राहुल और राहुल की पार्टी के फैलाए एक और फॉल्स नैरेटिव की पोल खुल गई है। मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करके राहुल की एक और हार हो गई है। लेकिन झटकों पे झटका खाने के बावजूद राहुल और राहुल की पार्टी सबक नहीं ले रहे। अब वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ गई है। ठीक 1 साल पहले की ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको, जब संसद भवन की सीढ़ियों पर देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया था। उनकी मिमिक्री की गई थी। तब राहुल गांधी ने अपने मोबाइल से मिमिक्री वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था। और अब वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी अपने साथियों के साथ मिलकर राज्यसभा में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। 72 साल में पहली बार विपक्ष की पार्टियों ने यह कदम उठाया है। यहां भी मकसद जगदीप धनखड़ के साथ साथ मोदी को ही टारगेट करने का है और जॉर्ज सोरोस वाले बीजेपी के आरोपों को ठंडे बस्ते में डालने का है। बांग्लादेश अब गलत रास्ते पर निकल गया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बातचीत के 24 घंटे के अंदर न यूनुस सरकार का रुख बदला, न भाषा बदली, न रवैया बदला। हिंदुओं पर हमले रुके नहीं,
मंदिरों से वैसे ही खबरें आ रही हैं, संतों को पीटा ही जा रहा है। आज हिंदुस्तान में हिंदू आक्रोशित हो गए। बंगाल में तो हजारों हिंदू बॉर्डर तक जाने को तैयार हैं। अब इस आंदोलन में संघ भी आ गया है। विश्व हिंदू परिषद तो पहले से ही था। हिंदुस्तान के कई उलेमा भी कूद चुके हैं। अभी आर पार की लड़ाई हो गई है और इसकी वजह है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की जुबान पर कुछ और है और दिमाग में कुछ और चल रहा है। मोहम्मद यूनुस के दिमाग में क्या चल रहा है ये बताएंगे वहां की मौलाना, जो ढाका के चटगांव में मोहल्ले मोहल्ले जाकर जहर फैला रहे हैं। यूनुस की सरकार पर जिहादियों का कब्जा हो गया और हिंदुओं पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश में मौलाना लॉबी एक्टिव हो गई है और भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। बांग्लादेश के हालात और खराब हो रहे हैं। हिंदू बहुत ज्यादा रो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का कौन सा नया वीडियो आया है? जिहादी कैसे अब खुलेआम इस्कॉन भक्तों के घर में घुसकर उन्हें मार रहे हैं? ये वीडियो इसी का सबूत है। ये युवक ढाका में इस्कॉन मंदिर का सदस्य है। बस यही इसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। जिहादियों ने इस युवक पर हमला किया, उसके साथ मारपीट की, इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू है और इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। इस युवक ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो फेसबुक पर डाल दिया और यही इसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। जिहादियों को यह बात चुभ गई और वो इस युवक के घर में घुस गए। बाहर जिहादी हैं जो इस लड़के के घर में घुसना चाहते हैं। घर में एक छोटा बच्चा भी है, वो बुरी तरह से रो रहा है। यह युवक खुद बहुत डरा हुआ है। इस डर में है कि जिहादी अब पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। वो ये सब वीडियो पर बता भी रहा है, लेकिन जिहादी लगातार उसका दरवाजा पीट रहे हैं, उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। घर के अंदर लगी राधा कृष्ण की तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह हो गया है। एक तो हिंदू और ऊपर से इस्कॉन भक्त। इस्कॉन के भक्तों को आजकल बांग्लादेश में देखते ही मार देने की कॉल दी जा रही है। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় বিপর্যয়কারী হচ্ছে ইসকন। ইসকন হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী উগ্রবাদী এক সংগঠন। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এটা ক্যান্সারের মতো রূপ ধারণ করেছে। এরা সমাজে ক্যান্সারের মতো, কিসের মতো? ক্যান্সারের কোনো অ্যান্সার, ক্যান্সারের একটাই আনসার, সেটা হচ্ছে এটা উগড়ে ফেলতে হবে। শরীরের যেই অংশে ক্যান্সার হবে সেই অংশটা কেটে না ফেললে এই অংশ ঠিক হবে না, সারা শরীরে ক্যান্সার ধরবে। ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে উগড়ে ফেলতে হবে, ইসকনকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করতে হবে। সারা বাংলাদেশে এদের যেখানে আস্তানা রয়েছে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে। যারা এদের দূষণ হবে, যারা এদের রক্ষক হবে, যারা এদের ভক্ষক হবে, তাদেরকে চিরতরে মুছে দিতে হবে। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश इस वक्त कट्टरता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। बांग्लादेश के ज्यादातर लोगों को सिर्फ अपना धर्म दिख रहा है और धर्म के नाम पर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यह चटगांव का वीडियो है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां यह मार्च इसलिए निकल रहा है क्योंकि सीरिया में सुन्नी विद्रोहियों ने शिया तानाशाह बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका है। इसी से बांग्लादेश के जिहादी बहुत खुश हैं। इसीलिए बांग्लादेश की सड़कों पर ऐसी रैली निकाली जा रही है। हजारों जिहादियों की भीड़ निकल रही है। खूब धार्मिक नारे लग रहे हैं। ये वही भीड़ है जो हिंसक होकर हिंदुओं पर हमला करती है। चटगांव बांग्लादेश का वही इलाका है जहां हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी रहती है, लेकिन बहुसंख्यक मुसलमान ही हैं। इसी चटगांव में हिंदू संत चिन्मय दास गिरफ्तार हुए हैं। यहीं हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अटैक होते हैं और यह हमले इसी तरह से धर्मांध जिहादियों की भीड़ करती है। आज के भारत के बोलो আপনি উস্কানি দিচ্ছেন, পায় পাড়া দিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান। আজকে ভারতের একদল দালালরা আমাদের দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করতেছে। আমি বলবো ইসকন
এটা হিন্দুদের কোনো সংগঠন নয়, এটা সন্ত্রাসীদের সংগঠন, এটা টেররিস্টদের সংগঠন। এরা সন্ত্রাসবাদ কায়েম করতে চায়, এই দেশকে ধ্বংস করতে চায়, এই ভূখণ্ডকে ধ্বংস করতে চায়। আমি অন্তর্বর্তী সরকারকে বলবো, ইসকনকে নিষিদ্ধ করুন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসকনকে নিষিদ্ধ করুন। আর ভারতকে বলবো, আপনি আমাদের সাথে যে যুদ্ধ করতে চান, भारत कोनोदिनই আমাদের সাথে বন্ধুত্ব পরিচয় দিতে পারে নাই। भारत को लेकर झूठ फैलाना, नफरत फैलाना इन दिनों बांग्लादेश में एक नया कारोबार बन चुका है। बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन यह एक अंतरिम सरकार है। वैसे भी इस सरकार का कंट्रोल बीएनपी की खालिदा जिया और जमात इस्लामी बांग्लादेश के हाथों में है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बांग्लादेश को इलेक्शन तो करवाने ही होंगे। बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और बांग्लादेश के आगामी चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा भारत ही होने वाला है। इसीलिए अभी से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत का कारोबार चल रहा है और इस काम में मौलानाओं को सबसे ज्यादा लगाया गया है, जो भारत को लेकर तरह तरह के झूठ फैला रहे हैं। झूठ भी ऐसे कि जिनका कोई सिर पैर नहीं है। আমাদের সাথে ৭১ বৈষম্য করেছে। ৭১ স্বাধীনতার পরে ৩০,০০০ কোটি টাকা সম্পত্তি ভারত লুট করেছে। আপনি জানেন ৭১ এই ভারত আমাদের বাংলাদেশ থেকে বাথরুমের ভালো ভালো টেপগুলি নিয়ে গেছে, বাথরুমের ভেসিনগুলি নিয়ে গেছে। যেই ঘরের মধ্যে ভালো আলমারি ছিল, সেই আলমিরাগুলো পর্যন্ত ভারত নিয়ে গেছে। আপনারা জানেন ভালো গাড়িগুলি ভারত আমাদের থেকে চুরি করে ভারতই নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে হাজার অস্ত্র ভারত ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। बांग्लादेश में हिंदुओं के खराब हालात तो अब पूरी दुनिया को पता चल गए हैं। पूरी दुनिया में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक दुनिया के कई देशों की पार्लियामेंट में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है। इसीलिए अब मोहम्मद यूनुस की सरकार और बांग्लादेश के जिहादी झूठ बोल रहे हैं। दुनिया भर में हिंदुओं की आवाज उठने के बाद बांग्लादेश के जिहादी बैकफुट पर आ गए हैं। अब जमात इस्लामी जैसे संगठन कैमरे पर आकर सर्वधर्म संभाव जैसी बातें करने लगे हैं। यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश तो सबके लिए है, सारे धर्मों के लिए है। झूठ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का सम्मान होता है। আমরা এমন একটা জাতি চাই যে জাতিটা হবে মানবিক, প্রত্যেকটা মানুষকে সম্মান করবে, ভালোবাসবে। এমনকি এখানে আমরা কোনো ধর্মও দেখব না, কারণ এই দেশে আল্লাহ যাদেরকে পয়দা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ ধর্ম বেছে নেওয়ার অধিকারও দিয়েছেন। আল্লাহ নিজেই কারো উপর ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে নয়। আমরা কি এই জন্য সকল ধর্মের মানুষ মিলেই আমরা এই ফুলের বাগানকে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ। আমাদের দেশ এরকমই একটা সুন্দর ঐতিহ্যের দেশ। পাশের দেশে কত কিছু হয়, পত্রিকার পাতা মেললেই প্রতিদিন পাওয়া যায়। আর এই দেশে ছোট্ট দেশ, এত ঘনবসতির দেশ, এত মানুষ দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এত ছোট জায়গায় এত মানুষ দুনিয়ার আর কোথাও নেই। সেই দেশে মানুষ কি শান্তিতে পরস্পর সহমর্মিতার ভিত্তিতে, সম্মানের ভিত্তিতে বসবাস করছে, এটি এই কারণে সম্ভব হচ্ছে যে এই দেশে বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান। जाहिर तौर पर बांग्लादेश की जमात इस्लामी के अमीर दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। यह किसे नहीं पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार किसने शुरू की, हिंदुओं के घरों में किसने आग लगाई। सब जानते हैं, सबको पता है कि हिंदुओं की दुकानों को किसने लूटा, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाली सोच कौन है, हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भाग जाने की धमकी कौन दे रहा है। सब जानते हैं कि यह सब जमात इस्लामी ही कर रहा है, क्योंकि हिंदुओं पर शेख हसीना का समर्थक होने का आरोप लगता रहा है। लेकिन अब दुनिया के दबाव को देखकर सफेद झूठ बोला जा रहा है। जिहादी अभी भी भारत को धमका रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो भाषा जिहादी बोलते हैं वही भाषा बांग्लादेश की सरकार भी बोलती है। जिहादी लगातार यही नैरेटिव बना रहे हैं कि भारत बांग्लादेश में दखलंदाजी कर रहा है और कल बांग्लादेश की सरकार ने भी यही कहा। আমরা সবাই এক বাক্যে আওয়াজ তুলেছি, আমরা সকল প্রকার ফেসিবাদ এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে।
এবং আমরা ইউনাইটেড। আমরা জাতিকে বিভক্ত করতে দেব না। আমরা চাই তারা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করুক, আমরাও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। আমাদের একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে চলা উচিত, যাতে উভয়ের সম্মান এবং স্বার্থ সংরক্ষণ হয়। একতরফা আর কোনো কিছু বাংলাদেশের মানুষ আর মেনে নেবে না। এই যুগের অবসান হয়েছে, ইনশাআল্লাহ সেই যুগ আর ফিরে আসবে না। এখন সমতা এবং সম্মানের ভিত্তিতে হবে সবার সাথে আমাদের সম্পর্ক। আমরা কাউকে কষ্ট দিব না, কেউ আমাদেরকে কষ্ট দেব তাও আমরা বরদাস্ত করব না। আমাদের অবস্থান একেবারে লাউড এন্ড ক্লিয়ার। बांग्लादेश में जिहादी हो, सरकार हो या नेता हो, हर कोई भारत के खिलाफ खूब जहर उगल रहा है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो किस पार्टी का है, किस प्रदेश का है, किस सरकार का है। वो सिर्फ भारतीय और हिंदू को देख रहे हैं और खूब नफरत फैला रहे हैं। ताजा उदाहरण है खालिदा जिया की पार्टी का नेता रूहुल कबीर रिजवी का, जिसने एक रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला और पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा करने की बात कही। इस नेता को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा से ही जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो ऐसा करेंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाएंगे। अब वापस फिर बांग्लादेश के इसी नेता रूहुल कबीर रिजवी का जवाब आया है। अब वो ममता बनर्जी को कट्टर हिंदुत्ववादी बता रहा है। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত নাকি গোস্বা হয়েছে, কষ্ট পেয়েছে। বলছে যদি আসে বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যা, বিহার এগুলো দখল করতে আমরা কি ললিপপ খাবো? তো আমিও বলে রাখি, আপনারা যদি চট্টগ্রামের দিকে তাকান, দাবি করেন আমরা কি আমলকি মুখে চুষবো? তা তো আমরা চুষবো না। আপনি মমতা ব্যানার্জি, আপনাকে আমরা জানতাম ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, অসাম্প্রদায়িক মানুষ মানবতাবাদী হয়, এইটা আপনারা জানতাম। কিন্তু আপনাদের অত্যন্ত গভীরে যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী লুকিয়ে থাকে সেটা দেখলাম যখন আপনি বললেন যে বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী পাঠানো দরকার। কি কারণে আপনি শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাবেন? আপনি অন্য দেশে কিভাবে এটার আপনি এই কথা বলতে পারেন? আপনি আন্তর্জাতিক আইন কানুন জানেন না, আপনি অর্বাচীনের মতো এই কথা বললেন। বিজেপি তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে, মুসলিম বিদ্বেষী রাজনীতি করে, সেটা সবাই জানে। যখন মমতা ব্যানার্জির মতো ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, যিনি নিজেকে ঘোষণা দেন অসাম্প্রদায়িক মানুষ, তিনিও যখন বিজেপির মতো কথা বলে, তার মানে ভারতের রাজনীতিবিদদের ওই যে রসুনের গোড়া এক জায়গায়, ভারতের রাজনীতিবিদদের গোড়া একই জায়গায়। सोचिए बांग्लादेश के क्या हालात हो गए हैं। ये हिंदू अब वापस जाने से डर रहे हैं। ये तमाम वो हिंदू हैं जो पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल आए हुए थे। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हिंदुओं के आपस में रिश्ते हैं। एक दूसरे के गांवों में रिश्तेदार बसते हैं जो मिलने जुलने आते रहते हैं। अब वीजा खत्म हो गया है तो इन्हें वापस बांग्लादेश जाना है, लेकिन पता नहीं वहां क्या हालात होंगे। ये सोच सोचकर ये डरे हुए हैं। ये तमाम हिंदू वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। দিদির বাড়ি কোথায়? আমার সাতক্ষীরা জেলা আশাশুনি থানা। দেশের কি অবস্থা? দেশের অবস্থা আমরা যেখানে আছি ওখানে ভালো আছি আমরা, কিন্তু শুনছি তো যে আশেপাশে অনেক অসুবিধা হচ্ছে, এই আর কি। হিন্দুদের উপর নিপীড়ন হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে, এগুলো তো আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছি যে এরকম হচ্ছে। এই দেশে ফিরতে ভয় লাগছে? যা শুনি তাতে তো ভয় লাগারই কথা। আপনার নাম? बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज पूरा देश ही जाग गया। अहमदाबाद से लेकर जम्मू तक और नागपुर से लेकर देहरादून तक आज पूरे देश में प्रदर्शन हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है, इसीलिए दुनिया का ध्यान बांग्लादेश के हिंदुओं की तरफ खींचने के लिए पूरे भारत का हिंदू जाग गया है। क्योंकि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करेगा, इसको हम सहन नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये आक्रोश, ये गुस्सा दिखाना जरूरी है। ये एक दिन दिखाने से नहीं होगा, ये धारा चलनी चाहिए, परिणाम होगा, निश्चित होगा। अब इस भारत के आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई अनसुना नहीं कर सकता।